दोस्तों, मध्य प्रदेश के मजदूर मर रहे हैं अन्य प्रांतों में। सरकारी दावे हैं खोखले। पहली खबर हमारी यह है। दूसरी खबर, क्यों होने लगी अचानक साधुओं की हत्याएं। हम आज इन दो विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहली खबर, मजदूरों की मार की व्यथा सुनाना चाहेंगे आपको। आज मध्य प्रदेश के मजदूर जो अन्य प्रांतों में फंसे हैं, हम उनकी व्यथा पर बात करते हैं। गुजरात प्रांत के नवसारी में सतना और रीवा के लगभग हजारों मजदूर वहां फंसे हुए हैं। एक 80 मजदूरों का जत्था एक जगह पर फंसा हुआ है, सिर्फ एक स्थान पर। इन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक से बात की कि हम लोगों को वापस सतना और रीवा आना है। विधायक के किसी करीबी ने इन्हें मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, तो मेरे मोबाइल पर रमेश मिश्रा नाम के एक श्रमिक ने कॉल किया और बताया कि कपड़े की मिलों में हम लोग काम करते थे, मिलें बंद हैं तो काम भी बंद है। कोई सेवा आश्रम वाले आकर खाना दे गए तो खा लिया, वरना 2-2 दिनों तक भूखे रहते हैं। हम वापस अपने घर आना चाहते हैं। मैंने सरकार द्वारा जारी नोडल अधिकारियों के नंबर पर कॉल करना शुरू किया। तो पहले सुभाष पाटिल का मोबाइल नंबर 9893803629 पर कॉल किया तो वह बंद बताया, स्विच ऑफ था। दूसरे नोडल अधिकारी अनिल दुबे के मोबाइल नंबर 9617319833 पर मैंने कॉल किया तो मजेदार पहलू देखिए, यह भी मोबाइल नंबर बंद मिला। अब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहायक अधिकारी नीरज वशिष्ठ को उनके मोबाइल नंबर 9425093142 पर कॉल किया, वह भी स्विच ऑफ मिला। तब उनके दूसरे सहायक अधिकारी मनीष पांडे के मोबाइल नंबर 860226347772 पर मैंने कॉल किया। रिंग तो गई मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद मैंने फिर सीएम हाउस के लैंडलाइन नंबर 0755254567 पर कॉल किया। वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर हेमराज उइके ने कम से कम बात तो की और बताया कि उन अधिकारियों को कॉल करते रहें, कभी न कभी वह कॉल उठाएंगे। यहां कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी या कोई भी ऐसा बात कराने लायक नहीं है जो आपकी समस्या सुन सके। प्रदेश के सीएम शिवराज के सरकार की सक्रियता इससे समझी जा सकती है। जो लोग अन्य प्रांतों से मध्य प्रदेश वापस लाए जा रहे हैं, बताया गया कि उनसे प्रति व्यक्ति 6000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। इसे बस किराया मान लें, सरकार के मेहरबानी की सुविधा शुल्क मान लें, लॉकडाउन में घर पहुंचने की फीस मान लें, मगर लोग यह भी देने को तैयार हैं, घर लाने की व्यवस्था तो करे सरकार। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था, सरकार कोई ऐसा नंबर जारी करे जिस पर प्रॉपर सहयोग मिले। स्विच ऑफ वाले नंबर क्यों देती है सरकार? मैं जानता हूं सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। आपका मोबाइल नंबर बंद क्यों है? सरकार इनसे कम से कम पूछ तो सकती है कि जब हमने आपको नोडल अधिकारी बनाया है तो आप अपना कम से कम मोबाइल नंबर तो चालू रखें। लॉकडाउन की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था को धता बताकर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके इंदौर से सतना 4 लोग कैसे पहुंचे? सतना की जवान सिंह कॉलोनी में आज 4 लोग इंदौर से आए हुए। पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस चारों लोगों को तो ले गई, मगर जिस मकान में वे रुके, अगर उन्हें वह संक्रमण दे गए तब क्या होगा? उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उन्हें क्वारंटीन किया गया, ना ही उनके घर को सैनिटाइज किया गया। वैसे गुजरात में फंसे जो यह 80 मजदूर हैं, इनमें से जिस नंबर से मुझे कॉल आया वह मैं यहां दे रहा हूं। सरकार या प्रशासन अगर इनकी कोई मदद कर सके तो यह लोग भी अपने घर पहुंच जाएं। 9669165926 यह रमेश मिश्रा का नंबर है।
चलिए दोस्तों, दूसरी खबर की ओर चलते हैं कि अचानक साधुओं की हत्याएं क्यों होने लगी। पहले पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या, अब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या, पंजाब में संत पर हमला, मध्य प्रदेश के सतना में साधु के साथ मारपीट। क्या यह घटनाएं अचानक होने लगी हैं या फिर इन्हें महज एक संयोगवश घटनाक्रम माना जाए? देश में एक तरह की घटनाओं के मामले अचानक ज्वालामुखी जैसे फूटते हैं। कुछ दिन चर्चाओं में रहने के बाद यह मामले अपने आप शांत हो जाते हैं। चोटी काटने की घटनाओं को जरा याद करें। अब तो किसी की चोटी नहीं कटती, मगर एक समय ऐसा आया देश के किसी न किसी कोने में रोज चोटी कटने की घटनाएं सुनाई देती थीं। साधुओं की हत्याएं अधिक चिंतनीय हैं। अधिक चिंतनीय इसलिए कि साधु हिंदू समाज के हैं, तो हत्याओं के आरोपी भी सभी जगह हिंदू ही हैं। महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार होने के कारण पालघर की घटना पर पूरे देश में कुछ अधिक रोष देखने को मिला, मगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब की घटनाओं पर ज्यादा उबाल अति कुंद राजनीतिक लोगों के द्वारा नहीं देखा गया। हत्याओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मगर सियासी कुर्सियां ड्रामेबाजी के बिना मानती कहां हैं। पालघर घटना पर यूपी के सीएम योगी ने महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे से बात कर रोष व्यक्त किया, और यूपी के बुलंदशहर की घटना पर ठाकरे ने योगी से बात करके रोष व्यक्त किया। क्या रोष व्यक्त कर देने से न्याय मिल गया? क्या अपराधों पर अंकुश लग गया? क्या साधु सुरक्षित हो गए? अगर नहीं तो फिर ड्रामेबाजी क्यों? ओछी सियासत की जगह अगर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने, अपराध रोकने, अपराधियों पर नकेल कसने में अपनी एनर्जी लगाएं तो शायद परिणाम कुछ अच्छे मिले। पुलिस मनचाही पोस्टिंग के लिए जब तक नेताओं के चौखट पर चरण चुंबन करेगी, तब तक वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगी। राजनेता जब तक पैसे लेकर पैसे कमाने वाली कुर्सियों पर मनचाही पोस्टिंग करते रहेंगे, अपराधों पर अंकुश की उम्मीदें नहीं रखनी होंगी। दोनों ही तरह में जनता का मरना तय है। मजे में यह दोनों रहेंगे, नेता भी और पुलिस भी। कंप्यूटर बाबा ने सीएम योगी से पूछा है कि यूपी में राम राज्य है या रावण राज्य? साधुओं की हत्या को लेकर कंप्यूटर बाबा ने आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, साधुओं की हत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण, मगर अप्रैल के 15 दिनों में यूपी में 100 से अधिक हत्याएं हुई हैं। यह कैसा शासन चलाया जा रहा है? यह कौन सी सरकार है? दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर है। जबलपुर में एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और आईजी ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद एक नाई से एक ही उस तरह से दाढ़ी बनवाने पर 5 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए। सब इंस्पेक्टर सतीश झारिया कोरोना के कारण आइसोलेशन भेज दिए गए। इसके पहले नाई से ही खरगोन में 6 लोग शेविंग कराने के कारण कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अगली खबर है, इंदौर का सेंटर जेल बन गया कोरोना हब। अब तक 19 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 जेल गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, एक ऐसी खबर है, बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन खबर की गहराई को समझना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मई तक भारत में आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी किट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तब प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। इसे हम खुशखबरी की ओर देखें या इसके दुष्परिणामों की ओर जाएं। स्वास्थ्य मंत्री को चीन की चिंता भी सता रही है कि उनकी टेस्टिंग किट वापस करने के निर्णय से चीन चिंता में है। सवाल तो यह होना चाहिए कि अनुपयोगी टेस्टिंग किट भारत आई कैसे, वह भी महामारी जैसे हालातों के बीच में। चीन ने ऐसी किट भेजा कैसे? देश के अंदर कोई मटेरियल सप्लायर छोटी सी भी अगर गड़बड़ी कर देता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाता है।
मगर स्वास्थ्य मंत्री यह बताएं कि अनुपयोगी किट भेजने वाली चीन की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने में मोदी सरकार अगर सक्षम है तो फिर यह निर्णय कब तक लेने जा रहे हैं। दीपावली में 10 रुपए की झालर या होली में 5 रुपए की पिचकारी चाइना की न खरीदने की नसीहत देने वाले सोशल मीडिया के बड़े बड़े मैसेज भेजने वाले योद्धा लॉकडाउन में भी जाने कहां बेरोजगार बनकर बैठे हुए हैं। चीन की इस टेस्टिंग किट और भारत सरकार की भूमिका पर यह योद्धा कुछ नहीं लिखेंगे, जबकि 10 रुपए की झालर 5 रुपए की पिचकारी की जगह यहां तो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। सोशल मीडिया के कर्मवीर योद्धाओं, एक सवाल तो बनता है मोदी सरकार से, चीन तो आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता नहीं है, तो कम से कम इस सरकार से तो एक सवाल कर लें, ये ऐसी अनुपयोगी किट मंगवाने के पीछे रीजन क्या था, और अगर ऐसी किट आ गई है तो आप क्या करने जा रहे हैं। हम असत्य के साथ क्यों खड़े। एक दूसरी घटना, कोरोना काल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हम तत्काल 15 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यूपी में संभावनाओं का अकाल नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगर योगी सच बोल रहे हैं तो फिर यूपी के सर्वाधिक लोग पलायन करके अन्य प्रांतों में रोजगार तलाशने क्यों जाते हैं। ऐसे बयान चंद मिनटों की वाहवाही तो दे सकते हैं, मगर लंबे समय तक हंसी का पात्र भी बना देते हैं। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख कर मुझे अवश्य बताएं।